माइक पार्टी पॉलिटिक्स बाय सुनील शुक्ला। नमस्कार, मैं हूं सुनील शुक्ल। लेट्स माइक के एक पार्टी पॉलिटिक्स कार्यक्रम में फिर से आपका स्वागत है। हम आज फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। वो बिहार विधानसभा के चुनाव से ही जुड़ा हुआ है। बिहार विधानसभा के चुनाव में सत्ता के दो दावेदार गठबंधन है। महागठबंधन जो विपक्ष गठबंधन है, जिसको राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन के नाम से जाना जाता है, और दूसरा गठबंधन है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसमें भारतीय जनता पार्टी एक प्रमुख पार्टी है। और बिहार में जो जनता दल यूनाइटेड भी उसका एक सहयोगी संगठन है, राजनीतिक दल है। अब सवाल यह है कि इस चुनाव में महागठबंधन की स्थितियां क्या है, उसके चुनावी जीत की संभावनाएं कितनी हैं। महागठबंधन ने कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, सीपीआई माले, सीपीआई, सीपीआईएम, वीआईपी पार्टी सानी साहब की, और पशुपति पारस जी जो लोग रामविलास पासवान जी के भाई हैं और लोक जनशक्ति के एक अलग हुआ जो ग्रुप है उसका और नेतृत्व करते हैं। ये लोग महागठबंधन में शामिल हैं। हालांकि महागठबंधन के जो प्रमुख चेहरे हैं वो तेजस्वी यादव हैं, जो आरजेडी के नेता हैं, और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के पुत्र हैं। इस समय वह विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। इस चुनाव में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के सभी सदस्य ने मिलकर के सरकार के खिलाफ एक व्यापक राजनीतिक मुद्दों पर मुहिम चलाई है। हाल के दिनों में एक बड़ी पदयात्रा आयोजित की गई, जिसमें महागठबंधन के सभी प्रमुख दल शामिल हुए, और वह विषय था एसआईआर के विरोध में, जिसमें आरोप लग रहे थे कि इसके माध्यम से समाज के एक बड़े वर्ग को मतदाता सूची से बाहर करने की साजिश रची जा रही है, यह आरोप लगा था। और निर्वाचन आयोग ने कहा भी था कि एसआईआर इसलिए कराया जा रहा है कि जो अपात्र मतदाता हैं उनको मतदाता सूची से बाहर किया जाए और मतदाता सूची का शुद्धिकरण कर लिया जाए। एक मौके पर तो देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा था कि लगभग 2 करोड़ मतदाताओं के नाम कटेंगे। खैर, एक व्यापक इसकी प्रतिक्रिया हुई, और जो एसआईआर की प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया को लेकर के लोग सड़कों पर उतरे, राजनीतिक दलों ने उनका नेतृत्व किया। इसके मामले में सर्वोच्च न्यायालय में भी कई याचिकाएं दायर की गई और उस पर सुनवाई हुई। उस सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में एक बड़ा परिवर्तन आया कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो 11 अभिलेख निर्वाचन आयोग ने स्वीकृत किए थे, उसमें 12वें अभिलेख के रूप में आधार कार्ड को शामिल करने का आदेश दिया, जिसको निर्वाचन आयोग मानने के लिए तैयार नहीं था। तो इस विषय को लेकर के एक व्यापक यात्रा निकली और जिसमें महागठबंधन के सभी दल शामिल थे। इसके अलावा सरकार की विफलताओं को लेकर, नीतीश सरकार की विफलताओं को लेकर समय समय पर इंडिया गठबंधन के सदस्य लगातार सक्रिय रहे हैं, यात्राएं की हैं, जनसभाएं की हैं, लोगों के बीच में से एक संवाद कायम करने की है। राहुल गांधी ने भी बिहार में इधर लगातार राजनीतिक यात्राएं की, जिसमें संविधान बचाओ अभियान के तहत उन्होंने कई कार्यक्रम विभिन्न जिलों में किए और उससे बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत भी की। इससे उत्साह बढ़ा। तो राहुल गांधी की उपस्थिति ने भारतीय जनता पार्टी से असंतुष्ट मतदाताओं को एक जगह लाने में एक बड़ी भूमिका अदा की है। लोगों का जो लोग भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है या भारतीय जनता पार्टी के रीत नीति और कार्य करने की शैली से असहमत हैं, उनके लिए एक आश्वासन है कांग्रेस के माध्यम से कि वो एक ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएगी। तो वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करने के लिए किसी कीमत पर तैयार नहीं है, वह कांग्रेस के उपस्थिति के कारण इंडिया दल समूह के साथ है। उनमें किसी बंटवारे की संभावना नहीं देखी जा रही है। एक और खास बात जो महागठबंधन में महसूस की जाती है कि जहां सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन के जो सदस्य दल हैं उनके बीच एक दूसरे के खिलाफ अविश्वास का माहौल है, वह एक दूसरे को कमज़ोर करने के लिए भी राजनीतिक कोशिशें कर सकते हैं।
लेकिन महागठबंधन में ये स्थिति नहीं दिखाई पड़ती, क्योंकि किसी का भी कमज़ोर होना पूरे महागठबंधन का कमज़ोर होना है। अगर आरजेडी को कमज़ोर करने की कोशिश करेगी कांग्रेस तो महागठबंधन पर असर पड़ेगा। अगर वीआईपी कमज़ोर करने की कोशिश करेगी आरजेडी को या कांग्रेस को, पूरे महागठबंधन पर असर पड़ेगा। और सीपीआई माले मिलकर कोशिश करेगी महागठबंधन के किसी भी दल को कमज़ोर करने की कोशिश करेगी, या उसके मन में कोई भाव होंगे, तो पूरे महागठबंधन पर असर पड़ेगा और सत्ता को हासिल करने की जो उनकी कोशिशें हैं वो प्रभावित होंगी। ऐसे में एक कम से और एक और चीज़ है, एक ही महागठबंधन के जो सदस्य हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि बिहार राज्य में जो सक्रिय राजनीतिक दल हैं उनमें एक सहमति है, एक अंडरस्टैंडिंग है कि वो कोई भी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में नहीं आने देना चाहते अपने बूते। भारतीय जनता पार्टी तो अगर एनडीए में है, प्रमुख दल है, अगर एनडीए सत्ता में जीत के आता है तो सत्ता में रहेगा ही रहेगा, लेकिन अपने बूते वो सत्ता में आ जाए, यह कोशिश, इस कोशिश के खिलाफ सभी हैं। एक इस तरह की समझदारी इनके बीच में है। महागठबंधन की जो राजनीति है वह 20 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको, सरकार की जो विफलताएं हैं उसको, नागरिक आज़ादी को लेकर के नागरिक हो रहे हमले हैं उनके ऊपर, नीतीश कुमार जी की जो विश्वसनीयता कम हुई है उनके ऊपर, जो उनके निर्णय की स्थिति रही है या बार बार पल्ला बदलने के उनके निर्णय रहे हैं उसको लेकर के, और जो भारतीय जनता पार्टी की अपनी नीतियां रही हैं, सोच रही है, काम करने का तरीका रहा है, उसके विरोध में उन्होंने एक माहौल बनाया। निश्चित रूप से जब चुनाव की घोषणा नहीं की थी तो एक माहौल लग रहा था कि महागठबंधन बहुत प्रभावी तरीके से चुनाव लड़ रहा है। और इसी बीच में जब प्रशांत किशोर जी की पार्टी जनसुराज सामने आई तो यह भी बहस चलने लगी कि जनसुराज के बढ़ते जन समर्थन के कारण नुकसान किसका होगा, सत्तारूढ़ गठबंधन का या सत्ता दोबारा पाने की कोशिश कर रही महागठबंधन का। ये भी चर्चा आई, क्योंकि माना जा रहा था कि जनसुराज जिन मुद्दों पे काम कर रहा है, शुरुआती दौरों में तो जनसुराज ने तेजस्वी यादव को निशाना बनाया, आरजेडी को निशाना बनाया, लेकिन चुनाव घोषणा के बाद उसने बीजेपी को, जनता दल यूनाइटेड को टारगेट करना शुरू किया। तो ये कहा जाने लगा कि अगर जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी से असंतुष्ट या सरकार से असंतुष्ट मतदाता है, जो जनसुराज की अनुपस्थिति में पूरी तरह से महागठबंधन के साथ जाता, हो सकता है कि जनसुराज या प्रशांत किशोर जी की राजनीतिक गतिविधियों से उसमें विभाजन हो। ये एक चर्चा का विषय है। यह भी कहा जाता रहा है कि जनसुराज का जो समर्थक वर्ग है उसमें से ज़्यादा ऐसे सामाजिक समुदाय के लोग आते हैं जो भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रशंसक हैं। हो सकता है कि उनकी तरफ भी जाए, लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का समर्थक मतदाता कहीं जाता नहीं है, वो अपने दल के साथ है। फ्लोटिंग मतदाता, माने जो प्रतिबद्ध मतदाता नहीं है, वह बेहतर गवर्नेंस के, बेहतर कार्यक्रम और नीतियों के चाह में जो बीजेपी में जाता है या एनडीए का समर्थन करता है, उसमें बिखराव संभव है, वो उनको छोड़ सकता है, लेकिन उनकी संख्या कितनी होगी ये अलग विषय है। तो हम लोग बात कर रहे थे महागठबंधन की। महागठबंधन ने, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरे राज्य में राजनीतिक मुद्दों को लेकर के लोगों के बीच में पहुंचने की कोशिश की, लोगों के बीच संवाद कायम किया और एक माहौल बनाया। जो SIR को लेकर के पदयात्रा निकली उसमें बड़े पैमाने पर लोगों ने भागीदारी की। कोई भी ऐसा कार्यक्रम मेरी स्मृतियों में नहीं हो जो जन सहभागिता के दृष्टि से उसको कमजोर कहा जा सके या विफल कहा जा सके। अब जब चुनाव की घोषणा होगी, 2 चरणों में राज्य में चुनाव कराया जा रहा है। पहला चरण की मतगणना होगी 6 नवंबर को और द्वितीय चरण की मतदान होगा 11 नवंबर को। मतगणना कराई जाएगी 14 नवंबर को। लेकिन पहले चरण की अधिसूचना जारी होने के बाद आज जब हम आप चर्चा कर रहे हैं इसकी, तो नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। औपचारिक रूप से महागठबंधन ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वह अपने उम्मीदवार तय नहीं कर रहे हैं या उनको अपना सिंबल नहीं आवंटित कर रहे हैं। अंदर खाने की खबर ये आई कि महागठबंधन अपने उम्मीदवारों की कोई संयुक्त लिस्ट सामूहिक रूप से नहीं जारी करने के पक्ष में है। उनकी योजना है कि विधानसभावार वो अपने उम्मीदवारों को तय करते रहें, उनको सिंबल दें और उनको चुनाव मैदान में उतारें। वो प्रक्रिया चल रही है। कांग्रेस ने अभी तक 48 उम्मीदवारों की एक सूची जारी की है और जिसमें अपने कई वर्तमान विधायकों के उन्होंने टिकट भी काटे हैं, कुछ नए चेहरे उन्होंने उतारे हैं।
एक चेहरा ऐसा भी बताया जा रहा है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो उनके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे हैं। बाद में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया और उनको पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया। राष्ट्रीय जनता दल भी अपने उम्मीदवार निर्धारित कर रहा है और वो भी अलग अलग विधानसभा के लिहाज से अपने उम्मीदवार तय कर रहा है, उनको सिंबल भी आवंटित कर रहा है और जो चुनावी औपचारिकताएं हैं वह पूरी की जा रही हैं। साहनी साहब की सीट संख्या को लेकर के एक विवाद था कि आखिर उन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। साहनी साहब 30 से अधिक सीटें चाह रहे थे। आपस में विचार विमर्श हुआ, बीच में उनकी नाराजगी भी सामने आई। लेकिन अब कहा जा रहा है कि साहनी साहब की साहनी साहब को लेकर के, मुकेश साहनी साहब को लेकर के इंडिया दल समूह में महागठबंधन में एक सहमति बन गई है और किसी आक्रोश की स्थिति नहीं है। और मुकेश सहनी जी ने भी कहीं कोई अप्रिय बात या महागठबंधन के खिलाफ कोई बात नहीं कही। यह भी बात कही जा रही थी कि कल जब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता अमित शाह जी पटना पहुंचे थे तो हो सकता है कि उनकी बात मुकेश सहनी से हो और एक भी स्थिति हो जाए कि वो महागठबंधन तोड़ से अलग होकर के इंडिया में शामिल हो जाए। लेकिन इसकी संभावना अब नहीं देखी जा रही है। लेकिन सीटों के बंटवारे में, सीट शेयरिंग के निर्णयों में, में उम्मीदवारों की सही समय पर घोषणा की देरी से यह जरूर है कि एक जो परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, आपसी समझदारी उनकी बेहतर नहीं हो रही है, एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे को सहयोग करने को लेकर के उन्हें कोई उत्साह नहीं है। बाकायदे परसेप्शन बनाया गया और ये बात चलाई गई। यहाँ तक कहा गया कि राष्ट्रीय जो महागठबंधन है वह मुख्यमंत्री के चेहरे के नाम की भी घोषणा नहीं कर रहा है। लेकिन यह सवाल उठाने वाले लोग यह नहीं सवाल पूछ रहे हैं कि जो सत्ता में है एनडीए गठबंधन, वह अभी तो अपने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं कर रहा। वो भी तो नहीं कर रहा है कि नीतीश कुमार जी चुनाव जीतने पर मुख्यमंत्री ही बनेंगे। ये कहा जा रहा है कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, मुख्यमंत्री कौन होगा ये बाद में तय किया जाएगा। तो वह गठबंधन जो सत्ता की चाह में है, सत्ता पे दोबारा कब्जा करना चाहता है, एक इतिहास कायम करना चाहता है, वह अपने उम्मीदवार अपना मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं घोषित कर रहा है। उस पर किसी को आपत्ति नहीं है। जो यह विमर्श कर रहे हैं कि महागठबंधन का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो ये, लेकिन हालांकि यह बात कही जा रही है और यह बात विमर्श में लाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि राहुल गांधी या अन्य वरिष्ठ नेताओं की बात अगर छोड़ दी जाए तो कांग्रेस के लगभग अधिकांश जो बिहार राज्य के नेता हैं वो कहते रहे कि तेजस्वी यादव ही चेहरा है और तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री का चेहरा। और सीपीआई माले जो एक प्रमुख घटक दल है, उनके भी नेता इस बात को कहते रहे, उनमें भी इस बात को लेकर कोई संकोच नहीं हुआ। और इंडिया गठबंधन या महागठबंधन की जो राजनीतिक गतिविधियां रही हैं उसमें प्रमुख चेहरा तेजस्वी यादव ही रहे। लेकिन अब यह जरूर है कि आप इसका विश्लेषण जैसे भी करें, यह जरूर था कि अगर उम्मीदवारों की घोषणा में, सीट शेयरिंग के पर भी अगर वही सरलता दिखाई पड़ती, वही सहमति दिखाई पड़ती, सहमति हो सकता कि हो, लेकिन जो वही कार्यशैली दिखाई पड़ती कि सब उम्मीदवारों की घोषणा लगातार की जा रही है और सब ठीक ठाक से हो रहा है, तो संभवतः पूरा का पूरा गठबंधन यह संदेश देने में कामयाब होता कि वो उनके बीच में किस तरह का मतभेद नहीं है और वह किसी भी मुद्दे पर उनके बीच में कोई असहमति का भी कोई बिंदु नहीं है। लेकिन कोई असहमति का बिंदु सामने भी नहीं आया, बावजूद इसके धारणा तो बनी। और मेरा अपना मानना है कि इससे इंडिया गठबंधन का जो राजनीतिक परसेप्शन है वह कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रभावित हुआ। जो पूंजी है इंडिया गठबंधन के पास, महागठबंधन के पास चुनाव जीतने का, वह है नीतीश सरकार को लेकर के एक एंटी इनकम्बेंसी। दूसरा जो चुनावी वायदे, जब नीतीश सरकार ने महिलाओं को 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता की घोषणा की, संविदा पे कार्य करने वाले जो विभिन्न क्षेत्रों के कर्मचारी हैं उनके मानदेय को बढ़ाया, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को के मानदेय को बढ़ाने की घोषणा की, वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाने की घोषणा की, तो ये लगने लगा था कि इन आर्थिक घोषणाओं से महागठबंधन को नुकसान होगा। नीतीश सरकार ने जब महिलाओं को 10,000 रुपये के आर्थिक सहायता की घोषणा की, संविदा के पर काम करने वाले विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के मानदेय बढ़ाने की घोषणा कर दी गई, वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि में वृद्धि कर दी गई, मतलब इस तरह की जो घोषणाएं हुई
तो ये लगने लगा कि महागठबंधन अपने राजनीतिक अभियान को लोगों तक पहुंचा नहीं पाएगा और इस फ्री वीज के नाते सत्तारूढ़ एनडीए को बहुत फायदा होगा। इस बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, महागठबंधन के चेहरा तेजस्वी यादव ने एक बड़ी घोषणा की और उन्होंने ये कहा कि जिन परिवारों में कोई भी व्यक्ति सरकारी कर्मचारी नहीं है, सरकारी सेवा में नहीं है, उस प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को सरकारी सेवा में रखा जाएगा। ये एक बड़ी घोषणा थी और इसका असर भी समाज पे पड़ा। लोगों का ये मानना है कि सरकारी सेवा में रहने पर एक परिवार की बेहतरी और परिवार के सामाजिक उन्नयन का एक बड़ा माध्यम बनता है, आय का एक नियमित जरिया बनता है और सामाजिक सुरक्षा का एक आधार बनता है। अगर सरकार, अगर कोई राजनीतिक दल, कोई गठबंधन सरकारी सेवा का आश्वासन दे रहा है तो वह निश्चित रूप से लोगों को आकर्षित करेगा। और नौकरी देने का जो वायदा तेजस्वी यादव कर रहा है, जब ये 17 महीने के लिए उप मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार की सरकार में, उस समय भी सरकार रोजगार देने के मुद्दे को लेकर के तेजस्वी यादव ने एक अपनी बड़ी मजबूत पहचान बनाई और वह पहचान उनकी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अलग थी। यहाँ तक कि जो नीतीश कुमार के उस बयान को लोग याद दिला रहे थे जब उन्होंने कहा था कि 2020 के चुनाव के दौरान कि ये जो नौकरी देने की घोषणा कर रहा है, ये पैसा कहाँ से लाएगा। और एक तरह से रोजगार देने का जो एजेंडा था, एक मुहिम थी या जो एक घोषणा थी, उसको उन्होंने कमज़ोर करने की कोशिश की थी। लेकिन सत्ता में आने पर या सत्ता में शामिल होने पर तेजस्वी यादव उसको करते हुए दिखाई पड़े और उसका असर भी पड़ा। तो रोजगार देने की घोषणा से मेरी अपनी समझ है कि यह युवाओं को और महिलाओं को, दोनों को प्रभावित करेगा। जो कांग्रेस ने अपना एक घोषणा पत्र जारी किया हुआ है जिसमें उन्होंने पिछड़े वर्ग के लोगों को, अति पिछड़ों को, अति दलितों को, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को, आर्थिक रूप से विपन्न लोगों को एक बेहतर जीवन देने के लिए तमाम घोषणाएं की। वह उसका अगर असर पड़ा तो निश्चित रूप से वह महागठबंधन की बड़ी ताकत होगा। तो महागठबंधन अपने चुनाव में कांग्रेस के गैर सांप्रदायिक राजनीति, राष्ट्रीय पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी का सशक्त विरोध, एक वैकल्पिक राजनीति खड़ा करने की कोशिश, लोगों से संवाद करने का प्रयास, उनके नागरिक, संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकारों को लेकर लड़ने का जज्बा, ये जो दिखाया है, ये मुझे ये लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदाता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से असहमत हैं या जनता दल यूनाइटेड की इस सरकार से असहमत हैं, उनको एक कंसोलिडेट करने, एकत्रित करने या एकताबद्ध करने में एक बड़ा कारक होगा कांग्रेस की उपस्थिति। जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल का एक अपना समर्थक वर्ग रहा है। सत्ता में न रहने के बावजूद भी एक मजबूत वर्ग है जो आरजेडी का समर्थन करता रहा और वह समर्थक वर्ग आज भी है। उससे बीच में 2020 के चुनाव में कुछ बंटवारे की स्थिति बनी, लेकिन आगे चल करके फिर वो स्थिति नहीं दिखाई पड़ी। लोग कंसोलिडेट हुए और बाकायदे राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और माले का जो अलायंस है महागठबंधन, उसके साथ खड़े दिखाई पड़े, क्योंकि इन दलों ने भी इन सभी मुद्दों पर एकजुटता दिखाई और लोगों के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज की। तो जो एंटी इनकम्बेंसी का, आप मोटे मोटे शब्दों में कह सकते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी का एक सहारा भी महागठबंधन को है। इस एंटी इनकम्बेंसी में नीतीश कुमार जी की घटती हुई लोकप्रियता, जिसका आरोप लग रहा है, वह भी शामिल है। उनके पाला बदलने के जो निर्णय रहे हैं समय समय पर, उसके कारण से जो उनकी राजनीतिक विश्वसनीयता कम हुई है, वह भी इसमें शामिल है। तो एक राजनीतिक घोषणाएं, रोजगार का मुद्दा, पलायन का विषय, औद्योगिक विकास के वायदे, ये जो महागठबंधन करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, यह भी एक उसका वैल्यू एडिशन है इस पूरे के पूरे विधानसभा के चुनाव में। एक निश्चित तथ्य है कि महागठबंधन को लोगों के बीच में अपने एकताबद्ध होने का विश्वास लगातार दिलाते रहना होगा। मुझे नहीं लगता कि बिहार की जनता या बिहार के लोग कोई ऐसे गठबंधन के साथ जाना स्वीकार करेंगे जिसमें बिखराव होगा या जिसमें
एनडीए सरकार, नीतीश कुमार जी के सरकार का एक मजबूत विकल्प देने की स्थिति नहीं होगी, उसके पास एक राजनीतिक ताकत नहीं होगी। उसमें आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े रहने का कोई राजनीतिक प्रतिबद्धता नहीं दिखाई पड़ेगी। वो ऐसी स्थिति में बिहार के लोग कोई प्रयोग करेंगे, इसकी संभावना नहीं दिखाई पड़ती। तो महागठबंधन, अभी तक महागठबंधन की जो एक ताकत मैंने जो महसूस की है, जिसकी मैंने चर्चा भी की, कि कम से कम ये राजनीतिक दल जो महागठबंधन में शामिल हैं वह एक दूसरे को कमजोर करने की कोशिश नहीं करेंगे। और एक बड़ी ताकत मैं भी महसूस करता हूं कि संयुक्त रूप से माने इंडिया दल समूह में शामिल सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने एक साथ चल करके जो राजनीतिक अभियान चलाया है, उससे उनके कार्यकर्ताओं के बीच में एक बड़ी बेहतर समझदारी बढ़ी है। वह एक दूसरे के साथ राजनीतिक गतिविधियों में शामिल हैं और एक दूसरे का व्यापक तरीके से समर्थन, सहयोग और एक दूसरे के साथ राजनीतिक अभियानों में शामिल होने की कोशिश भी उनकी तरफ से है। माने कि कार्यकर्ताओं और नेताओं के स्तर पर कोई बिखराव नजर नहीं आता। ये भी मैं एक प्रभावी कारक मानता हूँ। दूसरी बात ये मानता हूँ कि जो महागठबंधन के विभिन्न दलों ने अलग अलग घोषणाएं की हैं, जिसका असर भी लोगों के बीच में दिखाई पड़ता है। और जो एनडीए गठबंधन के लोग वो लालू राबड़ी सरकार के जंगलराज के आरोप के तहत उसको घेरने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इन आरोपों से जो आज का महागठबंधन है वो बाहर निकल चुका है। लोगों के बीच में उसका असर दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि लोग 2020 के भी चुनाव में यह बात साबित हो गया था। 2020 के चुनाव में जो आरजेडी की सरकार मामूली मतों के अंतर से सत्ता में आने से रह गई थी, और बाकी और दोनों के चुनाव में गड़बड़ियों के आरोप भी लगे थे, तमाम तरह के आरोप लगे। खैर वो अलग का विषय है, चुनाव हारने वाले कोई पार्टी इस तरह की बात करती ही करती है। लेकिन मतों में जन समर्थन कोई बहुत अंतर नहीं रह गया था। 12,500-13,000 हज़ार का अंतर था कुल महागठबंधन में और एनडीए गठबंधन के मतों में। तो वो स्थिति तो नहीं बनती। वो पुरानी सरकार को लेकर के कोई एंटी इनकम अलोकप्रिय बनाने की जो एनडीए की कोशिश है, वह 2020 के ही चुनाव में बिहार की जनता ने उसको खारिज कर दिया था। अब केवल और केवल यह विषय कि दोनों महागठबंधनों में कौन सा महागठबंधन पूरी एकता के साथ, मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरता है, लोगों को विश्वास दिलाने में सफल होता है कि उनके बीच में कोई मतभेद नहीं है, वह लोगों के सरोकार के साथ जुड़े हुए हैं और अपने अभियान को चलाने में वो एक दूसरे के साथ सहयोग भी कर रहा है। एक महागठबंधन का एक और पक्ष में मानता हूं कि माले का संगठन और उसका बढ़ता हुआ जनाधार। सीपीआई माले के लोगों ने पिछले विधानसभा के चुनाव में भी अपनी लोगों के बीच में अपनी लोकप्रियता, उनके बीच में पकड़, उनका विश्वास को लेकर के एक पहचान कायम की। और अभी भी उसमें मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई गिरावट है या कोई किसी तरह का असंतोष है या किसी तरह की कोई नाराजगी है। एक महागठबंधन का एक बड़ी ताकत मैं मानता हूँ। अब यह है कि चुनाव का बिगुल बज चुका है। तेजस्वी यादव को लेकर के लगातार बातें की जा रही हैं। यह भी बात की जा रही थी कि अभी जो IRCTC केस में राव जेवनी कोर्ट का जो आदेश आया कि इनके खिलाफ जो आरोप है उसका संज्ञान लिया न्यायालय ने, मुकदमे चलाने की बात कही। इसको लेकर के भी ये बात कही जाने लगी कि भ्रष्टाचार का मुद्दा बिहार राज्य में प्रमुखता से एनडीए उठाएगी। निश्चित रूप से उठाएगी, वो कहती भी रही है। लेकिन सवाल यह है कि जिस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, संजय जायसवाल, मंगल पांडे, इन जैसे तमाम नेताओं के ऊपर जो जन स्वराज पार्टी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, उन आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी ने क्या प्रतिक्रिया दी? सम्राट चौधरी को एक ऐसा क्षेत्र दिया गया चुनाव लड़ने के लिए जहां पे कोई उनको चुनौती न हो। तारापुर की सीट परंपरागत रूप से एनडीए की सीट रही, वहां जीतते रही है जेडीयू के लोग। उस सीट पर उनको मैदान में उतारा गया कि जीत को लेकर कोई बहस न हो। तो भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे अपने नेताओं के खिलाफ अगर आप कोई कार्रवाई नहीं करते, उनके खिलाफ जांच की कोई बात आप नहीं करते,
पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ लगने वाले भ्रष्टाचार के आरोप को आप संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं हैं। सरकार के भीतर विभिन्न अधिकारियों या अन्य जो लोग हैं उनके खिलाफ जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं उनका संज्ञान लेने के लिए नहीं तैयार हैं। तो केवल न्यायालय के इस आदेश से महागठबंधन के खिलाफ एक भ्रष्टाचार का मुद्दा बहुत प्रभावी हो जाएगा, ऐसा तो नहीं लगता। क्या जो लोग न्यायालय के इस आदेश को लेकर के तेजस्वी यादव को भ्रष्टाचार में घिरे हुआ मान सकते हैं, वह भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जन स्वराज पार्टी और प्रशांत किशोर के द्वारा जो आरोप लगाए गए, जिसके अभिलेख भी उन्होंने दिए और कहा कि ये है हत्या तक के आरोप लगाए, क्या उसका असर नहीं पड़ेगा? और क्या इन परिस्थितियों में तेजस्वी यादव के खिलाफ एक भ्रष्टाचार का मजबूत मुद्दा बनाया जा सकता है? मुझे लगता है कि ऐसा हो नहीं पाएगा। तो लेकिन भ्रष्टाचार मुद्दा होगा, और जब भ्रष्टाचार मुद्दा होगा तो उससे सत्तारूढ़ दल घिरेगा कि महागठबंधन घिरेगा, इस पर चर्चा हो सकती है। भ्रष्टाचार को रोकने की जिम्मेदारी किसकी हो सकती है? जो सरकार में है। भ्रष्टाचार से घिरे लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने की उम्मीद किसे की जा सकती है? जो सरकार में है। और अगर सरकार इन दोनों बिंदुओं पर विफल है और पहल करते हुए नहीं दिखाई पड़ रही है, तो वह अपने विरोधियों पर भ्रष्टाचार का मुद्दा कैसे खड़ा कर सकती है? या कहीं से मुझे तार्किक नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के लोग भ्रष्टाचार को लेकर के तेजस्वी यादव को तो घेर लेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी या जनता दल यूनाइटेड बची रह जाएगी। नीतीश कुमार जी की ताकत रही। नीतीश कुमार जी ने अपने पहले 2 कार्यकालों में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की, कई लोगों की संपत्तियां जब्त कराई, उन संपत्तियों पर सार्वजनिक संपत्ति के रूप में उनको विकसित किया और ऐसी चीजें स्थापित कर दी जिससे जनता को लाभ हो। लेकिन बाद के वर्षों में 20 से लेकर के 25 तक क्या हुआ, 15 से लेकर 20 तक की स्थितियां क्या बनी, ये तो विषय है लोगों के मन में। और आज ये कहाँ रहा जा रहा है? ये आरोप लग रहा है, विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि भले ही नीतीश कुमार जी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप न हो, लेकिन आज की जो बिहार की सरकार है वो भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी हुई है। जन स्वराज पार्टी प्रशांत किशोर लगातार इस मुद्दे को उछाल रहे हैं, जनता दल राष्ट्रीय जनता दल भी उसको उछाल रहा है, कांग्रेस तो लगातार कह रही है। तो मेरा अपना मानना है कि महागठबंधन अपने राजनीतिक मुद्दों को लेकर के, जनता के सरोकार से जुड़े हुए विषयों को लेकर, सरकार के ऊपर लगने वाले भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर वो जनता के बीच में मजबूत उपस्थिति दर्ज की है। वह यह भी संदेश देने में काफ़ी हद तक कामयाब रही है कि वह जनता से जुड़े हुए सवालों पर जनता के बीच में उपस्थित है और जनता का साथ देने के लिए खड़ी है। अब आने वाले दिनों में यह तय होगा कि जैसे जैसे चुनाव अभियान पकड़ेगा, उसमें होगा कि किसके मुद्दे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। क्या सरकार में रहने वाला गठबंधन अगर अपनी उपलब्धियों की चर्चा नहीं करता, केवल अब पूर्ववर्ती सरकारों पे आरोप लगाता है, तो इस आरोपों के तहत महागठबंधन के जो चुनावी संभावनाएं हैं वो कमजोर होंगी, या महागठबंधन जो सत्तारूढ़ दल पर उसकी विफलताओं का आरोप लगा रहा है उसको राजनीतिक कामयाबी मिलेगी? ये बड़ा सवाल है और इसका जवाब आने वाले चुनाव और मतगणना के दौरान ही मिलेगा। बस आज इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नए विषय, एक नई चर्चा के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.